देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रकार। अब बताओ, कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, उसके प्रकार क्यों? काम के कारण, मतलब हर एक प्रकार का उद्देश्य। जैसे हम यूज करते हैं कैसा, जनरल पर्पस, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर हम यूज करते हैं। ठीक है, कहीं बड़े बिजनेस की बात करें थोड़े, तो मिनी कंप्यूटर। और बड़े बिजनेस की बात करें तो मेन फ्रेम है। कोई विशेष उद्देश्य, जैसे मान लो मिसाइल लॉन्च करना है, मौसम की भविष्यवाणी, दुनिया भर की चीजें, उसके लिए स्पेशल पर्पस आ जाते बोले तो सुपर कंप्यूटर जैसी चीजें आ जाती है। हम लैपटॉप भी यूज करते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर में आ जाता है। टैबलेट भी यूज करते हैं। टैबलेट कौन सी, खाने वाली कि चलाने वाली? चलाने वाली है ना। टैबलेट को अलग अलग प्रकार से हम बोल सकते हैं, जैसे उसको पैड भी बोला जाता है, ठीक है, आईपैड है या फिर टैबलेट है। माइक्रो कंप्यूटर भी होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। माइक्रो प्रोसेसर समझते हैं ना, जो प्रोसेसर चिप आती है उसे बोल देते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो ये अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर है, इन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बोले तो कार्य प्रणाली के आधार पर। नेक्स्ट पढ़ेंगे पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर। और नेक्स्ट है आपका साइज के आधार पर। तो ये मेन कैटेगरी है। हालांकि कंप्यूटर तो बहुत सारे प्रकार है, इसमें हम मेन कैटेगरी की बात करें तो जो प्रकार है मैकेनिज्म में, यानी कि उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर देखें तो क्या है, एनालॉग। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिजिटल। मतलब वर्तमान में जितने भी है वो सब कैसे है, डिजिटल या तो हाइब्रिड देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा आपके डिजिटल देखने को मिल जाते हैं। डिजिटल का मतलब क्या होता है, जीरो वन के हिसाब से काम करता है, जैसे गणनाओं के हिसाब से। पर ये जो है आपके ताप दाप, भौतिक और केमिकल जो भी आपका रहता था माप करने का, उसके आधार पर कौन काम करता था, एनालॉग। पर अपग्रेड करके क्या बनाए गए, डिजिटल। और दोनों की क्वालिटी कहाँ पे आ गई, हाइब्रिड में। उसके बाद देखो साइज के आधार पर, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे माइक्रो प्रोसेसर वाले, फिर थोड़े बड़े। बड़े मतलब ऐसा साइज में नहीं, कार्य करने की क्षमता के हिसाब से बड़े, ठीक है। उसके बाद और बड़े आ गए कौन कौन से, मेन फ्रेम। फिर सबसे ज्यादा हाई कैपेसिटी किसकी रहती है, सुपर कंप्यूटर की। अब उद्देश्य के आधार पर बोले तो हम जो यूज करते हैं कॉमन यूज, घरों में, ऑफिस में, या जहां भी अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कैसे है, जनरल पर्पस। और किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम जो यूज करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए यूज किए जाने वाले कंप्यूटर क्या कहलाएगा, स्पेशल पर्पस। आपने ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे। ट्रैफिक सिग्नल में अपने यहाँ तो नॉर्मल है, कहीं आप देखे होंगे रोबोट भी रहते हैं। इंदौर में जाकर देखोगे तो ट्रैफिक के लिए रोबोट बना दिया गया है। उसमें भी क्या है, कंप्यूटर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो वो कैसा कंप्यूटर है, स्पेशल पर्पस। अब ट्रैफिक के अलावा आप उसको बोलो कि लेटर टाइप करके दे दे, करेगा कि वो, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुत सारे प्रकार यहाँ देखेंगे। ये देखो, ये डायग्राम भी देख लो। जैसे एनालॉग कंप्यूटर अलग कर दिया, और बाकी जितने भी वर्तमान में कंप्यूटर यूज हो रहा है वो कैसे है, डिजिटल है। देखो डिजिटल में आप क्या जाते हैं, साइज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। और नेक्स्ट आ जाते हैं उद्देश्य के आधार पर, जो हमने ऑलरेडी देखे हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। यहाँ देखो एम्बेडेड कंप्यूटर आ जाते हैं। आगे हम देखेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, ये आप चलाते हैं, देखो टैबलेट चलाए हो, फोन का बड़ा भाई, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, टैबलेट। लैपटॉप देखे आपने, लैपटॉप को नोटबुक भी बोला जाता है, ये दिख रहा सामने। डेस्कटॉप या कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर देखिए, देखो जितने सारे रखे वो सब क्या है, डेस्कटॉप है। वर्क स्टेशन लाइन से रखे रहते हैं, इसी का अपग्रेडेड है वो, हालांकि हम यूज नहीं करते। स्मार्टफोन यूज करते हैं आप, करते हैं ना। उसके बाद आपको क्रोम बुक देखने को मिलेगा। किसी ने देखा कि क्रोम बुक, देखो 15-20 हजार में लैपटॉप मिलते होंगे ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट में कहीं देखे थे। तो वो 15-20 हजार के लैपटॉप नहीं है, वो क्या है, क्रोम बुक है। अभी हम लैपटॉप में क्या चलाते हैं बताओ जरा, विंडोज, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। परंतु क्रोम बुक में क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, मोबाइल जैसे ही होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्रोम बुक। चलो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एनालॉग। एनालॉग को देखो, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, थर्मामीटर, पारा चेक करते हैं ना। तो ये देखो ये किस प्रकार जाता है आगे, जैसे आपकी बॉडी का तापमान बढ़ा तो वो क्या करता है, ऊपर, और कम हुआ तो नीचे। इसका मतलब है ये कैसा काम कर रहा है, तापमान के आधार पर। कोई कोई दाब के आधार पर भी करते हैं। और ये जो स्पीडोमीटर वो कैसे काम करता है, गति, मतलब जितना तेज चक्का घूमेगा वो आपका जो कांटा है वो कैसा जाएगा, आगे, होता है कि नहीं, आरपीएम वगैरह, और उसकी स्पीड मापता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है तरंगों, साउंड के आधार पर। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कंप्यूटर जो दाब, तापमान, लंबाई, पारा, इनके आधार पर काम करते हैं, उन कंप्यूटर को बोलते हैं हम क्या, एनालॉग कंप्यूटर। जितने भी हम देखे होंगे, जैसे हमारी घड़ी भी क्या है, एनालॉग वाली, ये क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। और अभी की जो वर्तमान घड़ी आ गई है, स्मार्ट वॉच, देखे होंगे ना, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड, वो एनालॉग कंप्यूटर है कि डिजिटल है, डिजिटल है। तो आपको समझ में आ गया, जितने भी ताप दाब माप के आधार पर काम करते हैं वो कंप्यूटर क्या कहलाते हैं,
एनालॉग कंप्यूटर। उदाहरण के लिए स्पीडोमीटर, गाड़ी में देखे होंगे, घड़ी जो कांटे वाली होती है, मरकरी, थर्मामीटर जो होता है, वोल्ट मीटर, एमीमीटर, भूकंप सूचक यंत्र होता है। तो ये सारे जो कंप्यूटर है वो किस प्रकार के कहलाएंगे? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की एक ही पहचान जो 0 या 1 के आधार पर काम करता है, ऑन या ऑफ। तो अभी वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर वो किस कैटेगरी में है? डिजिटल में। 0 का मतलब हो जाता है ऑफ और 1 का मतलब क्या हो जाता है? ऑन। ऑन या ऑफ, जैसे फैन भी चलता है कैसे चलता है? ऑन और ऑफ से। इसका मतलब आपके लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, ये सभी कंप्यूटर कौन सी कैटेगरी में आएंगे? डिजिटल में। बाइनरी नंबर के आधार पर काम करते हैं। फिर दोनों की क्वालिटी मिक्सअप कर दो। दोनों की क्वालिटी कैसे कर दो? मिक्स कर दो, मतलब एनालॉग की भी फैसिलिटी आ जाए और डिजिटल की भी। तो कौन से कंप्यूटर बन जाएंगे आपके? हाइब्रिड बन जाएंगे। आपने ईसीजी मशीन देखे हो, हॉस्पिटल में देखे होंगे ना, 95, 94, 97 चल रहा है, मतलब ठीक ठाक है। किसी किसी कम हो जाती है वो पल्स, होती कि नहीं होती? तो आपने देखा होगा एक तरफ आपके नंबर दिखते हैं और एक तरफ आपकी पल्स दिखती है, तरंगे। तो तरंगे दिख रही वो हो गई आपकी एनालॉग, और जो आपके नंबर से दिख रहे हैं वो हो गए आपके डिजिटल। तो दोनों की क्वालिटी आ गई कि नहीं बताओ जरा, यहाँ पे एनालॉग भी आ गए और डिजिटल भी। तो क्या बन जाएंगे? हाइब्रिड। हाइब्रिड इसके अलावा और कहीं सुने होंगे? हाइब्रिड मक्का सुने है ना? हाइब्रिड मक्के का मतलब हो जाता है जिसमें ढेर सारे गुणधर्मों का संयोजन होता है, मतलब वो कैसा होगा? ज्यादा उत्पादन होगी उसमें। तो ऐसे ये कंप्यूटर भी मल्टीपल क्वालिटी वाले हो गए भाई, सिंपल सी बात है, एनालॉग और डिजिटल। इसमें बहुत सारी चीजें जाती है, जैसे यहाँ देखोगे, ये देखो ये आपका सोनार यंत्र होता है, ये मतलब समुद्र में गुमी हुई चीजों को ढूंढने का काम करता है। रडार भी आपने देखा होगा भाई, कोई मिसाइल जा रही है उसको रडार के माध्यम से कैच कर लेते। जैसे अपने देश के ऊपर से कुछ जा रहा है, बिना परमिशन वाला एरोप्लेन जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो हम कैच कर लेते यहीं से, तो पता चल जाता है कौन जा रहा है। अगर हमको लगा संदेश पत्र तोड़ा दो, और नहीं लगा तो जाने दो। फॉरेंसिक रिसर्च में यूज होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन है। पेट्रोल पंप में आज की डेट में तो डिजिटल ही चलता है, पहले एनालॉग भी चलता था, यानी कि दोनों चीजें साथ में चलती थी। अभी सिर्फ एनालॉग मतलब डिजिटल चलता है। तो ये कुछ यंत्र है, जैसे ईसीजी मशीन भी क्या है आपका? हाइब्रिड है। ये दिख रहा है ना ईसीजी मशीन, सबने देखे कि नहीं इसको? गए होंगे हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल नहीं गया मतलब वो बहुत स्वस्थ है। अब नेक्स्ट जो है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम को बिग आयरन बोलते हैं। आयरन मतलब समझते हैं लोहा, और बिग मतलब बड़ी मात्रा में। अब देखो एक कमरे बराबर में देखो कंप्यूटर है, अभी हमारे कमरे में देखो इतने सारे आ गए, एक कमरे में एक ही कंप्यूटर है, ये इतना सारा लोहा यहाँ यूज हुआ है, इसके कारण इसे क्या बोल रहे हैं अपन? बिग आयरन बोल रहे हैं, ठीक है। मल्टी यूजर होते हैं और हजारों उपयोगकर्ता, हजारों यूजर, आप जैसे के हजारों यूजर एक साथ एक ही कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं आपके? मल्टी यूजर हो जाते हैं। कहाँ उपयोग होते हैं देखो जरा? बड़े बड़े व्यापार में, और अगर देखोगे बैंक, रेलवे रिजर्वेशन में, एयरलाइन रिजर्वेशन में, किसी देश की जनगणना करना है बड़े बड़े देशों की, तो वहां पे डिफेंस रक्षा प्रणाली वहां पे यूज होता है। इसके अलावा हेल्थ केयर, मतलब जैसे मान लो गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ केयर में यूज होता है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उस जगह। आप ऐसे देखो छोटे मोटे डिपार्टमेंट में इनका यूज करोगे तो ऐसा थोड़ी होगा, खरीदने में ही तो उसकी लागत कितनी आ जाएगी। तो बड़े बड़े संस्थानों में इनका यूज होता है। आपने सर्वर का नाम सुने हो? सुने ना? हम जो डाटा यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं कंप्यूटर में स्टोर होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी अपने सर्वर बनाने के लिए भी कौन से कंप्यूटर यूज करती है? मेन फ्रेम, ठीक है। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर एक किराए का मकान है, ऐसा समझ लो। आपको अगर दूसरे शहर में जाना पढ़ने के लिए तो क्या करते हैं? आप वहां जाकर रुकोगे, और रुकोगे तो उसको किराया दोगे, देते कि नहीं देते? हॉस्टल का या फिर रूम रेंट दोगे। तो उसके पास ढेर सारा स्थान है ना रहने के लिए, तभी तो वो रोक ले रहा है आपको और किराया ले रहा है। ऐसे ही हमारे पास में अभी स्टोरेज कम है, पर स्टोरेज हम ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो हम इन किराए के घरों में लेते हैं, मतलब स्टोरेज में लेते हैं, उसका हमको किराया भी देना होता है। तो वो क्या करेगा? सभी को बांटने का काम करता है। मान लो गूगल की रिसोर्सेस, गूगल के जो भी डाटा हम सर्च कर लेते हैं कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं रखा होगा, गूगल का खुद का सर्वर। अमेजन का आप यूज करते हैं, अमेजन की जो भी चीजें वो आधी रात को देखोगे तो आप शॉपिंग देख लेते हैं कि भाई कौन सी चीज कितने रुपए की मिल रही है, कि आधी रात को नहीं मिलती, मिलती है। तो मतलब 24 घंटे ऑन है, तो कहीं ना कहीं वो कहाँ पे है? सर्वर में है, मतलब किराए की चीज में। आप खुद का भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है खुद का सर्वर बना सकती है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। ये हमारे जो कंप्यूटर इससे थोड़े हाई क्वालिटी के होते हैं, और जो हमने पीछे देखे ना ये बिग आयरन मेन फ्रेम, इससे थोड़े छोटे, बोले तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, बीच वाला बोल सकते हैं। तो ये भी मल्टी यूजर होते हैं, परंतु ये मध्यम आकार के होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। जैसे आप देखोगे, देखो इस प्रकार से आप देखो, और वो बड़े कमरे के जैसा था। तो ये
इसका जो उदाहरण आप देखोगे पीडीपी एड जो था वो कैसा कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर था। इसका मतलब हो जाता है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। इसके अलावा इसके जो यूज होते हैं वो छोटे छोटे बिजनेस में होते हैं, बड़े बिजनेस में नहीं। उसका यूज कैसे होता था, बड़े बड़े व्यापार में, और इसका यूज कैसे होता है, छोटे बिजनेस में, बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मनोरंजन, इन्वेंट्री, इन चीजों के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट आ गया कौन सा आपका, एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, किसी से जुड़ा हुआ। अब बताओ मुझे, आप मोबाइल खरीदते कि कंप्यूटर खरीदते? मान लो आपको जाना है मोबाइल लेने, तो क्या बोलकर खरीदोगे आप, कि कंप्यूटर? पर बैकग्राउंड में तो क्या काम कर रहा है उसके, कंप्यूटर है ना, पूरा कंप्यूटर। तो सिंपल सी बात है, हम जो चीज खरीद रहे हैं उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कंप्यूटर। तो ऐसी हर एक चीजों को हम क्या बोल देंगे, एम्बेडेड कंप्यूटर। जैसे उदाहरण के लिए माइक्रोवेव खरीदते हैं आप, माइक्रोवेव देखे होंगे, बेकरी गए होंगे, पेटीज खाए होंगे, है ना, घर में नहीं भी होगा तो जिस यंत्र में जो बनता है, जिस डिवाइस में बनता है उसे बोल देते हैं हम माइक्रोवेव, और वो उसमें कौन सा कंप्यूटर है, एम्बेडेड कंप्यूटर। आज के डेट में वॉशिंग मशीन देखे होंगे, ट्रेन में देखो आप, टेलीफोन में देखो, कार में देखो, रोबोट में देखो, कैमरे में देखो, मॉडेम में, जितनी भी चीजें देखोगे, स्मार्ट वॉच है, इन सभी में कौन सा कंप्यूटर काम कर रहा है, एम्बेडेड। आप टीवी बोल के खरीदते, कंप्यूटर बोल के खरीदते, टीवी, पर बैकग्राउंड में क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एम्बेडेड कंप्यूटर, मतलब जिसमें बैकग्राउंड में कंप्यूटर। एटीएम बोलते कि फिर कंप्यूटर बोलते हैं आप? एटीएम के बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है, कंप्यूटर, इसलिए उसे क्या बोल देंगे अपन, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसके बहुत सारे उदाहरण देखो, यहाँ पे आप देख लेना, फ्रिज है, ये देखो माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, एटीएम है, लिफ्ट, लिफ्ट देखे होंगे, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, चढ़े कि नहीं कभी, चढ़े होंगे ना, हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे। सबसे अच्छा हॉस्पिटल चले जाओ कहीं नहीं चढ़ते तो, अपना जिला अस्पताल, नीचे से ऊपर तक घूम लो और नीचे ऊपर से नीचे तक आ जाओ चुपचाप, पर रुकना पड़ेगा वहां, बहुत लोग बाग उसी में घुसते, क्योंकि हाथ पैर चल नहीं रहे किसी के, कायर हो गए ना। हाँ, अब बचा सबके बड़े पिताजी, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर मतलब नाम से ही सुपर है। पहला बनाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, सेमूर क्रे। अब जब सेमूर क्रे ने बनाया तो कहीं ना कहीं क्रे तो रखेगा ही नाम, तो क्रे 1, 2, 3 जो भी हमको नहीं पता, पर पहला कंप्यूटर कौन सा था, सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। कब बना बताओ जरा, 1976 में। बनाने वाले व्यक्ति का नाम सेमूर क्रे, कहाँ के थे ये, अमेरिका, यूएसए के। मतलब विश्व के सुपर कंप्यूटर के जनक किसे बोलेंगे अपन, सेमूर क्रे को। ठीक है, जिसकी जो गति होती है, उच्च गति होती है, हाई स्टोरेज होती है, और उच्च स्तर की परफॉर्मेंस होती है, सारी चीजें इसमें सुपर होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, सुपर कंप्यूटर। बाकी कंप्यूटर से नहीं होती, हजारों कंप्यूटर एक साथ काम करेंगे और एक ही सुपर कंप्यूटर काम करेगा। मल्टी यूजर होते हैं, बड़ी बड़ी जो डाटा है उस पर प्रोसेसिंग आसानी से कर सकते हैं। देखो सुपर कंप्यूटर का निर्माण हाई कैपेसिटी पर जो है, हजारों प्रोसेसर एक साथ लगे रहते हैं उसमें। मान लो अपने कंप्यूटर में एक प्रोसेसर लगा, उसमें हजारों की संख्या में एक साथ प्रोसेसर लगा, इसलिए पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। पैरेलल का मतलब समझते कि नहीं, जैसे दरवाजे से आप एक एक करके निकलते हैं, अब इसी दरवाजे को मैं यहां तक बना दूं तो क्या होगा, एक साथ कितने निकलेंगे, ढेर सारे, तो उसको पैरेलल बोलते हैं, एक साथ, समानांतर। और सीरियल का मतलब हो जाता है एक एक करके। तो इस सीपीयू में, मतलब ये सुपर कंप्यूटर का जो सीपीयू होते हैं उसमें देखो हजारों सीपीयू होते हैं, तो इसलिए क्या होगी, जो प्रोसेसिंग होगी पैरेलल होगी कि सीरियल होगी, पैरेलल, मतलब एक साथ आप काम कर लो, जटिल गणनाएं कर सकते, बहुत तेज होते हैं। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो किस पर आधारित होते हैं, लाइनेक्स पर। अब लाइनेक्स क्या होता है आगे पढ़ेंगे अपन। इसकी स्पीड को मापने के लिए फ्लॉप्स का यूज करते हैं, बोले तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, और अपने इधर गीगाहर्ट्ज का उपयोग करते हैं, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। जैसे इसी कंप्यूटर की बात करूं मैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक मिनट यहाँ पे चलते हैं, ये कंप्यूटर है, इसके अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये देखो क्या दिख रहा है, GHz, बोले तो गीगाहर्ट्ज, और वो कैसे काम कर रहा है, फ्लॉप्स में, और ये हजारों लाखों की संख्या में उसमें रहती है। मतलब ये एक कंप्यूटर काम कर रहा है, वो हजारों कंप्यूटर के बराबर एक ही काम कर लेता है। ठीक है, तो फ्लॉप्स में काम करता है, उसका पूरा नाम भी याद रखना आप। अभी कहाँ कहाँ यूज होते बताओ जरा, मौसम की भविष्यवाणी में, परमाणु अनुसंधान में, मिलिट्री में, एजेंसी, स्पेशल एजेंसी है, वैज्ञानिक अनुसंधान, लैब वगैरह है, और जो अपन समुद्र में तेल नहीं खोजते क्या, कहाँ तेल है, गैस है, वहीं से तो निकल रहा है पूरा। हम जो सिलेंडर में गैस भरवा के लाते वो भी कहाँ से निकली, कहीं ना कहीं से निकली है। अपने घर के अंदर भपक जाए तो अपना घर ही ब्लास्ट हो जाए, होता है कि नहीं होता। एयरोस्पेस, इन सभी जगह में कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं,
सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। पहला सुपर कंप्यूटर पता चल गया आपको कौन सा था, क्रे, और किसने बनाया था, सेमूर क्रे ने 1976 में। उसके अलावा हमारे भारत में किसने बनाया बताओ जरा, ये तो बाकी चीजें फैक्ट है, इनको आप पढ़ लेना। भारत के जो पिताजी है सुपर कंप्यूटर के, वो है विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, इन्होंने परम कंप्यूटर बनाया था, क्या नाम से, परम। परम की ही अगली सीरीज चली आ रही है, सी डैक में बना था ये। सी डैक का फुल फॉर्म पता है कि नहीं, हाँ बताना कमेंट में, सर्च किया करो जो जो चीज मैं पूछता हूँ। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है सुपर कंप्यूटर की। अब बचा क्या, जो हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर में मोबाइल भी आ जाता, देखो डेस्कटॉप भी आ जाता, लैपटॉप आ जाता, कॉमटॉप आ जाता है, या फिर टैबलेट है। इन सभी कंप्यूटर को हम किसकी श्रेणी में रख रहे हैं, माइक्रो। अब क्यों रख रहा है, क्योंकि इन सभी में आपको माइक्रो प्रोसेसर यूज होता हुआ नजर आएगा, इसलिए इन कंप्यूटर को क्या बोल दिया अपन ने, माइक्रो। ऐसा मत बोलना माइक्रो इतने से, माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, माइक्रो कंप्यूटर। कैसे होते हैं बताओ जरा, सिंगल यूजर होते हैं, मल्टीटास्किंग होती है, मल्टीपर्पस, आकार में छोटे होते हैं। सस्ते का मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए का जाएंगे, सस्ते का मतलब हो जाता है जो बड़े कंप्यूटर खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च होते थे, ये 10-20 हजार में आ जाते हैं, इसको सस्ता बोल रहा है। ठीक है, महंगे तो आते हैं, और सबसे ज्यादा व्यापक रूप में इन्हीं का उपयोग होता है। क्यों, क्योंकि भाई कॉमन, सस्ते आ जाते हैं और ऑलराउंडर होते हैं। थोड़ा बहुत गेम खेल लो, थोड़ा बहुत आप म्यूजिक सुन लो, मूवी देख लो, ऑफिस का काम कर लो, या एग्जाम की तैयारी जो भी करना है। तो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कॉमटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, सभी में जो है किस प्रकार का प्रोसेसर यूज हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया अपन ने, माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद आपको आ जाते हैं, देखो माइक्रो कंप्यूटर में ही पीसी आ जाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल क्यों, देखो आपको ही दिख रहा है पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं वो वाला है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी वही है, छोटे मतलब सिंगल यूजर होते हैं, मल्टीटास्किंग। अब यहाँ देखो सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बना था 1974 में, किस नाम से बना था, अल्टेयर के नाम से। बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, MITS। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं, सिंगल यूजर होते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पस, आकार में छोटे होते हैं, और पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब लैपटॉप को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं कि नहीं, ले जा सकते हैं। पहला जो कंप्यूटर बना था अल्टेयर नाम से बना था 1974 में, बनाने वाली कंपनी का नाम था MITS। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसी को अपग्रेड करा गया, मतलब पहली बार जो प्रोसेसर यूज हुआ था 8088, फिर उसको अपग्रेड करा गया, और तो जो कंप्यूटर है उसका नाम कर दिया PC XT। मतलब पहले क्या था, PC पर्सनल कंप्यूटर, XT का मतलब हो जाता है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, मतलब उसी में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया गया। अब XT से भी काम नहीं चला, उसको और कर दिया गया 80, PC क्या कर दिया गया, PC 80, बोले तो एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या कर दिए गए, एडवांस टेक्नोलॉजी 1984 में। तो इस प्रकार आपका PC का अपग्रेडेशन है, इसके बारे में भी पूछा जाता है तो आपको लिखने का काम आएगा। 80 का मतलब पता रहना चाहिए, और XT का मतलब कहाँ कहाँ यूज होते हैं, घरों में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, जो हम यूज करते हैं वो बता सकते हैं आप। वर्क स्टेशन बताया तो मैंने एक लाइन से, ढेर सारे कंप्यूटर होते हैं पर हम ऐसा यूज नहीं करते, कहाँ कहाँ यूज होते हैं आप देख सकते हैं। अब आ गया लैपटॉप। लैपटॉप सभी जानते जानते कि नहीं जानते। पहला लैपटॉप बनाने वाले का नाम क्या था, एडम ऑसबर्न। कब बनाया था, 1981 में। बोले तो 74 में बना था। पीसी को ही मॉडिफाई करके उन्होंने क्या बना दिया गया, चलने फिरने वाला डिवाइस, बोले तो लैपटॉप बना दिया। इसको नोटबुक का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, बाकी चीजें डेफिनेशन वैसे ही है, रैम, CPU, दुनिया भर की चीजें इस प्लेट में ही लगा दी जाती है, जबकि यहाँ देखो कैबिनेट अलग होता है। उसके बाद टैबलेट देखे आपने, सभी ने देखे होंगे ना, टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे लैपटॉप यूज होता है, फोन यूज होता है, वैसे ही टैबलेट होता है। उसके बाद आपका पीडीए हो जाता है, ये देखे कि नहीं, जब आप बहुत ज्यादा छोटे छोटे रहे होंगे तो ऐसे के फोन आते थे, नोकिया के आते थे, नोकिया के ऐसे आते थे टच वाले फोन, इसमें वो भी रहती है, क्या क्या बोलते हैं इसको, स्टिक, लकड़ी बोल दो आप, ऐसा करते थे। आज की डेट में पेंसिल आ गई है, मतलब जैसे अगर आप टैबलेट लेते हैं किस चीज का, रियलमी का, MI का, या फिर आईपैड लेते हो तो उसमें पेंसिल मिलती है। ठीक है, स्टिक होती थी। चाइना के फोन में भी देखे होंगे आपने, 4-4 सिम वाले फोन आते थे, 4 सिम वाले फोन में स्टिक होती, साइड से ऐसे निकाल कर टच करते थे, छोटे छोटे रहते थे इसलिए टच करते थे, टच वाले फोन। तो ये पीडीए जो था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट था, जैसे फोन नहीं आया था ना उस समय इनका यूज होता था ऑफिस के लिए। उसके बाद स्मार्टफोन तो सभी जानते हैं, अब इसके बारे में बताऊंगा तो भारी बेइज्जती होगी, है ना, तो आप खुद इस एनालिसिस कर लेना। 1994 में बना था पहला स्मार्टफोन, IBM साइमन। IBM कंपनी हार्डवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की,
तो उसी ने बनाया था साइमन। साइमन नाम से याद होना चाहिए। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। हाँ तो ये, अरे भारत में लेट आए ना, पर बना बना कब था? 1994 में पहला। ठीक है, तो बन बनकर उधर उधर घूम रहा होगा, और वहां घुटन होने लगे, चलो विदेश घूम के आते। कहाँ आए? ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप भारत चले आए। कब आए वो? 2012 के आसपास, 10 के आसपास आ गए कि नहीं। मतलब जियो आया तब तो भरमार आ गई फोन की। 4G 4G 4G, पहले 2G चलता था। 2G में ही एंड्रॉइड भी आते थे। फिर धीरे धीरे क्या आ गया? कोरोना। तो कोरोना में वो घर घर तक पहुंच गया। मतलब जिस व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं थी स्मार्टफोन की, डाटा की, उस घर में भी स्मार्टफोन घुस गया जबरदस्ती। तो कोरोना क्यों आया अब आप समझ जाओ। क्यों आया था? लाया गया था। आया था क्या? लाया गया था। ठीक है, तो वो बात की चीज है, वो जान दो उसको, है ना, अर्थव्यवस्था वाली चीजें हो गई वो। अब मैं यहाँ कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, वो नहीं पढ़ाता मैं। चलो, अब मैंने बताया था क्रोम बुक। देखो ये टैबलेट जैसे ही होते हैं, टच चलते हैं, सारी चीजें चलती, पर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोम का होता है। क्रोम समझते हैं कि नहीं? जो गूगल क्रोम होता है ना, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये देखो, ये मैक ओएस, विंडोज ओएस के बदले में क्रोम ओएस होता है, इसलिए इसका नाम क्रोम बुक है। नोटबुक होती है, वैसे क्रोम बुक है। छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं। कई बोलते हैं ना 20,000 में लैपटॉप मिल रहा है। लैपटॉप 20 में नहीं मिल रहा है, 20 में क्रोम बुक मिल रही है। मतलब फोन का बड़ा भाई। तो लैपटॉप लेना तो वही थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ता है। फिर जनरल पर्पस में हमारे माइक्रो कंप्यूटर आ जाते हैं। जितने भी पर्सनल कंप्यूटर है ना, वो सब जनरल पर्पस में जाते हैं। और स्पेशल पर्पस में आप देखोगे, जैसे सीसीटीवी में आप टाइपिंग कर सकते हैं। सीसीटीवी कंप्यूटर में, उसमें कंप्यूटर होता है, तब वो रिकॉर्ड करते हैं पूरा डाटा को, तो वो सिर्फ कैप्चर करने का काम करेगा। एटीएम में कुछ टाइपिंग वगैरह कर सकते, नोट गिनने का, नोट निकालने का, पैसे जमा करने का, विड्रॉल, दुनिया भर का, और मिनी स्टेटमेंट, सब काम कौन करता है? एटीएम। तो इसलिए उसे हम स्पेशल पर्पस बोलेंगे। स्पेशल पर्पस ही बोलेंगे ना। जैसे घर में आपको बोल दिया जाए कि आपका काम सिर्फ खाना बनाने का है और दूसरा काम कोई नहीं करेगा। जैसे रसोईया वो होते, शादी में देखे होंगे ना, खाना बनाने वाले बुलाते हैं बावर्ची। तो उसमें एक व्यक्ति जो रहता होगा वो सब्जी काटता होगा, है ना। एक व्यक्ति जो होगा वो रोटी बेलेगा, ठीक, और एक जो होता है वो सब्जी बनाएगा। होते ही नहीं होते? तो उनमें जनरल पर्पस कोई नहीं होता, सब स्पेशल पर्पस। पता चल रहा सब्जी बनाने वाली की जगह रोटी बेलने वाला सब्जी बनाए तो वो कुछ भी कर देगा, भूकंप मचा देगा। कभी ज्यादा तीखा कर देगा, कभी स्वाद ही नहीं रहेगा, ऐसा होगा ना। तो इसलिए वहां स्पेशल पर्पस होते हैं। वैसे हमारे कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पस है। भाई एरोप्लेन में लगा हुआ कंप्यूटर आपका टाइपिंग करेगा क्या? नहीं, वो तो एरोप्लेन को मैनेज कर रहा है। आप देखो कियोस्क वगैरह देखें, आप गए होंगे, ट्रेन की टिकट की चेक कर सकते हैं आप, वेटिंग लिस्ट वगैरह। आप जाते हो बैंक में तो नोट, मतलब आपकी जो पासबुक है उसको प्रिंट कर लेते हो। तो ये सब क्या है? स्पेशल पर्पस है। उसमें आप और दूसरा काम नहीं कर सकते। आप मॉल वगैरह जाते हैं तो मॉल में भी बड़े बड़े ऐसे लगे हैं, फटाफट आपका बार कोड खींचे और हाँ आपका बिल इतना हुआ, कर देते कि नहीं? वहां दूसरा काम कर सकते हैं कि वो नहीं। बैंक में स्पेशल पर्पस होते हैं भाई, भले जनरल होते हैं परंतु स्पेशल बना दिए जाते हैं। चलो, ये हो गया आपके स्पेशल पर्पस। नैनो कंप्यूटर अगली जनरेशन के हैं, अभी नहीं आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के। ऐसे ही आपका डीएनए कंप्यूटर भी आएंगे, बोले तो अपने जीन पे काम करेंगे। तो अब देख लो क्या होने वाला आगे। केमिकल कंप्यूटर आएंगे, यहाँ देखो क्वांटम कंप्यूटर। तो ये बेसिक चीजें अभी नहीं आएगी। चलो, अगली चीज हम जानते हैं क्या? मेमोरी। बोले तो हाँ, दिमाग नहीं, हमारे अंदर भी मेमोरी। हमारा दिमाग और मेमोरी पता नहीं चलता, अलग अलग है। चीर चार के देखेंगे तब भी पता नहीं चलेगा, पर इसका अलग अलग होता है। किसका? कंप्यूटर का। यहाँ मेमोरी मतलब याददाश्त, याद रखने की क्षमता को क्या बोल देते हैं अपन? मेमोरी। अलग अलग होती है। रैम सुने होंगे आपने, कितनी रैम आपके मोबाइल में भी। रोम भी सुने होंगे, रीड ओनली मेमोरी। नहीं सुने अभी सुन लेंगे। मेमोरी कार्ड सुने होंगे, सुने कि नहीं? पेन ड्राइव सुने हैं। इसके अलावा आपने डीवीडी सुने होंगे। तो ये बेसिक बेसिक चीज सबने सुनी। इन सबको किस कैटेगरी में रखा जाता है? मेमोरी। अब मेमोरी दो कैटेगरी की होती है। कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोल देते हैं। वर्किंग बोले तो अभी जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तब जो डाटा स्टोर करके रख रही है वो कौन सी मेमोरी हो गई आपकी? वर्किंग मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। जब हम परमानेंट डाटा को स्टोर कर देंगे भविष्य के लिए, उसे कौन सी मेमोरी में रखेंगे? लॉन्ग टर्म, बोले तो स्थायी मेमोरी। तो मतलब जो वर्किंग मेमोरी होती है वो कैसी होती है आपकी? अस्थायी। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो कैसी होती है आपकी? स्थायी। अब स्थायी का मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट, हम डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो सकती है, पर कुछ चीज ऐसी वो डिलीट नहीं हो सकती। तो आपको दो मेमोरी समझ में आ गई। प्राइमरी मतलब जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तब संभालती है डाटा को, और एक कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी डाटा को स्टोर करके रखती है, उसे क्या बोल देते हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी।
ऐसे कंप्यूटर मतलब हमारा दिमाग भी होता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, एक वर्किंग मेमोरी पे काम करता है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। घर से आते हैं आप, पैदल आते होंगे, गाड़ी से आते होंगे, जैसे भी गड्ढा मिलता है, ब्रेकर मिलता है, रास्ते में गाड़ी है, भैंस है, गाय है, थोड़ा कट के चलते हैं, सब चीज चलती कि नहीं चलती? तो क्या याद रखे होंगे आपने? अभी याद रखे क्या? नहीं, आते हुए हमको दिक्कत ना हो उसको बस संभालते हैं। होता है कि नहीं होता? मतलब हमारे सिस्टम को सही तरीके से जगह पे पहुंचा दे, उसके लिए हमने स्टोर करे कि नहीं करे? जैसे सामने हमको कुछ दिखा तो हम क्या करते हैं, भाई हाँ सामने कुछ दिक्कत है, साइड से चलो। स्टोर करे थे कि नहीं? पहले स्टोर नहीं करते, टकरा जाते। जैसे किसी की मेमोरी लेट काम करती है, भैंस दिखी है, ठोक दिए बाद में, हाँ भैंस थी यार, तो ऐसे में तो मेमोरी काम ही नहीं कर रही। मतलब ये जो वर्किंग मेमोरी आपकी फास्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे रैम भी फास्ट होनी चाहिए। रैम में भी मेगाहर्ट्ज आती है, मतलब 3200 मेगाहर्ट्ज आती है, 4800 आती है, 5200 आती है। तो लेटेस्ट में 5200 4800 के ऊपर चलना चाहिए। पुरानी जो रैम आती थी वो 3200 मेगाहर्ट्ज, फिर भी काम कर रही है, हमारी से तो फास्ट ही है। हमारी देख लेगी तो और ठुक जाएंगे और बाद में बोले अरे गए। ठीक है, बाद में पता चलता है कि अच्छा गड्ढा था, ब्रेकर खुदा देते होंगे बिना देखे कभी। जैसे रहता है काला चश्मा लगाए हैं और चल रहा है, काला चश्मा में ऐसे ही जमीन उल्टी। अब चश्मे 60 रुपए खरीदोगे तो जमीन ऐसी गड्ढा टाइप दिखेगी नहीं, दिखते ही नहीं दिखती। तो इसलिए थोड़ा सा 100 रुपए का तो है, 100 रुपए काला चश्मा लो, और पूरा काला मत लेना, पता चल रहा पूरा काला ले लिए और धूप में भी अंधेला दिख रहा है। चलो, तो यहाँ हमने देखे लॉन्ग टर्म में। अच्छा बताओ, वर्किंग मेमोरी समझ गया ना? घर से यहाँ तक आने के लिए किस मेमोरी ने सहायता करी हमारी? अब हमने यहाँ पढ़ लिए, पढ़े हैं, पढ़कर आपने याद भी कर लिए, दूसरे दिन रिवीजन भी कर लिए, पेपर में लिख भी दिए, तो कौन सी मेमोरी में है वो? लॉन्ग टर्म में। ऐसे ही कंप्यूटर के पास भी होती है, पर यहाँ अलग अलग नहीं है। हम ऐसा बोलेंगे दिमाग की दो नस फाड़ कर ये रैम है प्राइमरी में, ऐसा होता है क्या? नहीं, पूरे अपने भेजे में क्या है, इनबिल्ट है वो। अब वो मैकेनिज्म है उस चीज का। सारी चीज जो मेमोरी में आता है वो कहाँ से आता है? एनवायरमेंट। हम बाहर जो देख रहे हैं, अभी आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है तो हमारे में स्टोर हो रहा है। इनपुट डिवाइस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इनपुट डिवाइस से आ रहा है। कोई ने हमको चट से मारा तो भी बाहर से आया, तो वो भी तो इनपुट है कि नहीं है इनपुट? तो सिंपल सी बात है। हम यहाँ देखते मेमोरी का मतलब समझ गए। याद रखने की क्षमता को क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो मेमोरी में होता है। अब मेमोरी में दो प्रकार से होता है, एक तो टेम्परेरी बोले तो अस्थाई, और एक तो परमानेंट मतलब स्थाई, दोनों ही मेमोरी होती है। तो यहाँ देखो, मेमोरी को मापने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते बताओ जरा? जीरो और वन का। जीरो को या वन को हम क्या बोल देते हैं? बिट। क्या बोल देते हैं? बिट। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लिश पढ़ते कि नहीं आप? इंग्लिश पढ़ते तो एक ए बोला मैंने, तो ए क्या है? ए बी सी जो भी है वो उसमें सिंगल क्या है? लेटर या कैरेक्टर। अब कैरेक्टर को मिलाकर मैं बोल दूं अजय, तो क्या बन गया? एक स्ट्रिंग वर्ड बन गया। बना कि नहीं बना? ऐसे यहाँ पे जीरो या वन को हमने क्या बोल दिए? बिट। और बिट का एक ग्रुप बना दिए कुछ एक निश्चित का, मान लो 8 का बना दिए, तो वो क्या बन गई? बाइट। तो ऐसे ही ये लेटर हो गया और ये वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा मतलब संगठन है इसमें, और इसमें क्या है? सिंगल सिंगल। पर बना तो उसी से है। लेटर नहीं रहेगा तो वर्ड बनेगा क्या? ऐसे बिट नहीं रहेगी तो बाइट बनेगी क्या? मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई आपकी? बिट। और इसी बिट को बोला जाता है कंप्यूटर का मेजरमेंट यूनिट की सबसे छोटी यूनिट, है ना? आगे देखते हैं अपन। यहाँ देखो, सबसे छोटी यूनिट हम किसको बोल देते हैं? बाइनरी डिजिट बोले तो जीरो या वन। और जीरो और वन मिलाकर अगर 4 कर दें, 4 बिट मिल जाए तो क्या बन जाती? एक निब्बल। मान लो हमने थोड़ा एक एक घूंट मिलाकर हमने क्या बना दी? एक गिलास। एक गिलास को हमने बोल दिए एक एक बाइट। ठीक, परंतु आधी गिलास भी तो होती कभी, तो आधी आधी बाइट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक निबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिलाते जाओ, देखो मान लो एक बाइट किससे मिलकर बनी है? 8 बिट से। जैसे 0 1 0 1 0 1 ऐसे मिला दे तो क्या बन जाएंगी वो? 8 मिलाकर एक बाइट। ऐसे 1024 बाइट मिल गए तो क्या बन जाएगी? ऐसे 1024 केबी मिल गए तो क्या बन जाएगी? एमबी का मतलब देखो यहाँ सब दिया है पूरा नाम। उसके बाद देखो 1024 एमबी मिल जाए तो एक जीबी। जीबी सुने होंगे आपने, अभी वर्तमान में यही चल रहा है काफी। 1024 जीबी मिला दे तो क्या बन जाएगी? 1024 टीबी मिला दे तो पीबी। ऐसे 1024 पीबी से 1 ईबी बोले तो एक्साबाइट, ईबी से जेडबी, जेडबी से वाईबी, और वाईबी से ब्रोंटोबाइट, और फिर ब्रोंटोबाइट से जियोबाइट। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है अभी? जियोबाइट। सबसे छोटी यूनिट बिट। ठीक है,
तो ये याद रखना। बाकी चीज आपसे पूछ लिया जाता क्रम जमाने को सीपीसीटी में, कहीं भी 4 दे देगा इनमें से, इनको छोटे से लेके बड़े क्रम में जमाइए। बोले छोटी क्या है, मान लो उनने एक्साबाइट को पहले दे दिया, फिर दे दिया उनने जीबी को, और फिर दे दिया उनने पीबी को, और फिर दे दिया टीबी को। तो ऐसे अपने को लाइन से तो 4 बार देख लोगे, पढ़ पढ़ के अपने देख लोगे, खुद ब खुद समझ जाओ पेटाबाइट से क्या बनता है, एक्साबाइट बनता है। तो ऑटोमेटिक अपने को समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैसे मुझे बताओ यहाँ पे, जैसे हम यहाँ देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। यहाँ देखो क्या हो रहा है, एक जो एमबी है वो किससे मिलकर बन रही, बताओ मुझे, 1024 केबी से। पर जो केबी है वो किससे मिलकर बनी है, 1024 बाइट से। अब बताओ एक एमबी में कितनी केबी होती है, आप आराम से बता दे रहे हो, परंतु एक एमबी में कितने बाइट होते हैं, बताओ जरा मुझे। देखो एक एमबी में कितने बाइट होते हैं, जब 1024 बाइट मिलकर क्या बन रही है, केबी। तो हमको एमबी का बताना, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी 1024 केबी है, और हर एक केबी का एक दो वो होता है, मतलब वजन है, वो क्या है, 1024 बाइट है। मतलब एक केबी का भार कितना है, 1024। तो 1024 का भार कितना होगा, दोनों गुणा करना पड़ेगा ना, और दोनों गुणा से जो आएगा वो क्या जाएगा आंसर, 1 एमबी का। तो यहाँ देखो जरा, जो आपका 1024 मतलब 1 केबी में, ऐसे मान लो 1 केबी में 1024 बाइट है, ये दिख रहा है, परंतु 1 एमबी में कितने बाइट है, तो ये दोनों का गुणा दिख रहा है, 10,48,576। याद आ रहा है कि कुछ, एक्सेल की रो की संख्या है ना, तो वो याद कर लो और यहाँ याद कर लो, बात खत्म। अगर और ज्यादा पूछ ले, जैसे मान लो उनने पूछ लिए यहाँ पे आके 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं, तो तीनों को गुणा करना पड़ेगा, 1024 इंटू 1024 इंटू, अब उतना बड़ा तो हम कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा ऐसे याद रखना, 1076,741,824। वो करोड़ अरोड़ याद मत करना, करोड़ में दिक्कत हो जाएगी, ऐसे फोन नंबर टाइप याद रखा करो, करते कि नहीं 98 93 जो भी ऐसे याद रहे, ऐसे ऐसे 2-4 बार पढ़ लिए करो, तो वहां ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ा सा आप पढ़ने में लड़खड़ाओगे, समझ जाओगे ये गलत है, और फ्लो सही आ गया। जब इसको आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो क्या बोलोगे, हाँ नहीं ये नहीं पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा था। होगा कि नहीं होगा, तो भले याद मत रहे पर हिंट रहना चाहिए। ये नहीं पूछेगा, ये ज्यादा लंबे होगा, देखो इमली खेड़ा पहुंच गया, नहीं पहुंचा, देखो कितना लंबा थोड़ी पूछे, यहाँ तक है उसकी कैपेसिटी पूछने की, उससे ज्यादा वो भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये पूछने का मतलब हो जाता है जानबूझ के उनने गलत करा हमारे साथ, ठीक है, तो जानबूझ के गलत नहीं करेगा। ये हो गई मेजरमेंट यूनिट, जैसे अपने इधर होते हैं कि नहीं, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, इसमें मिलाकर 1 किलो, फिर 1 क्विंटल, ऐसे बनते कि नहीं। तो ऐसे इधर एक बीट धीरे धीरे करके एमबी, जीबी, टीबी ऐसे मिलाकर जो बाइट बना, 1 टन बोलते कि नहीं अपन, 1 टन ही होता ना, 1 टन कितने से बनता है, 10 क्विंटल से, ऐसे ही होगा, देख लेना आप, है ना। चलो आगे चलो, मेमोरी को दो प्रकार में बांटा गया, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हम किसको बोल देते हैं, जो वर्किंग मेमोरी होती है, यानी कि जो करंट के टास्क को हैंडल करेगी। बोले तो सीपीयू काम कर रहा है, सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है, और उसके अलावा हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो कहाँ स्टोर होते हैं, रैम में, बताया था, ब्लॉक डायग्राम समझे थे। और कुछ बायोस प्रोग्राम होते हैं जो आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं कि नहीं, कोडिंग वगैरह चलती है, वो कोडिंग कहाँ स्टोर होती है, रोम में, रीड ओनली मेमोरी। अब ये तो हो गया आपके, देखो सीपीयू की मेमोरी, कैश और रजिस्टर। परंतु एक बात बताओ, रैम में स्टोर है, रैम के भी कुछ प्रकार है, एक एस रैम होती है, स्टैटिक रैम जो कैश का काम करती है, एक डी रैम होती है, डायनेमिक रैम, जो कि हमारी आती है ना, मैंने रैम दिखाया खोल के आपको, 4 जीबी 8 जीबी, तो वो डायनेमिक रैम होती है, ठीक है। और एक हो जाती है वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम का मतलब क्या हो जाता है, उदाहरण के लिए आपके पास पैसे नहीं है आज की डेट में, तो आप क्या करते, बजाज फाइनेंस से आपने 20,000 का मोबाइल ले लिए और महीने की ईएमआई बना लिए, मोबाइल आ गया, पर कैसा आया, आपने पैसे कैसे पे किए हो, वर्चुअल रूप से, पैसे दिए उसको, दे दिए भाई, ऐसा मान लिए, पर हर महीने कटेंगे। आपको पता था कि हमारी कैपेसिटी देने की, तभी आपने क्या करे, मतलब आपके पास में आएंगे या किसी से लेंगे तब कटेंगे, थे क्या, नहीं थे ना। तो मतलब आपको भरोसा रहता है कि आ सकते हैं, तभी आप ईएमआई बनाओगे, वैसे बना दोगे। मतलब जो आपका बजाज फाइनेंस से आप कुछ लोगे तो कैसे, किस भरोसे पे लोगे, आ सकता है तभी लोगे, नहीं तो क्या होगा, मोबाइल जब्ती हो जाएगा ना, या गाड़ी लेते गाड़ी जब्ती हो जाती, ट्रैक्टर लेते हैं, कार लेते हैं। तो वर्चुअल रैम उसी पैटर्न पे काम करता है। वर्चुअल रैम ओरिजिनल रैम नहीं है, वो क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर लाकर यहाँ यूज करने देती है, पर सेकेंडरी मेमोरी में है तभी ना।
अगर मान लो सेकेंडरी मेमोरी में जगह ही नहीं है तो ये क्या वर्चुअल में रैम आएगी क्या? मान लो आपके पास पैसा कहीं से आने के सोर्स ही नहीं है तो आपको ब्याज पे कोई देगा कि कुछ नहीं देगा ना। तो सिंपल सी बात है, कुछ है तभी वर्चुअल रैम है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। पर ये रैम तो रहती है इनबिल्ट। अब ऐसे रोम देखो, आपको परमानेंट स्टोर करने के लिए 3 प्रकार होते हैं, पी रोम होता है, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इनको आगे पढ़ेंगे अपन। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, आपका जो डाटा होता है उसको परमानेंट स्टोर करती है, जिसमें सिक्वेंशियल टेप रिकॉर्डर देखिए आपने, पहले रील घुमाते थे, पलटाक लगाते, 4 गाने सुन लेते थे, फिर पलटाक लगाते थे और रील तोड़ के खेलते भी थे, है ना, 2 छक्के निकलते थे उसमें। तो वो ऐसे ही कंप्यूटर की एक मेमोरी थी मैग्नेटिक टेप, जो कि उसी प्रकार मैग्नेट के फॉर्म में जो रहती है रील, उसमें डाटा स्टोर करती है। और एक होती है आपकी डायरेक्ट में आ जाती है, मैग्नेटिक डिस्क आ जाती है, ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है और फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव में सारी चीजें कौन आ जाएगी, जो पेन ड्राइव होते हैं, मेमोरी कार्ड होती है, एसएसडी होती है, सभी कहाँ जाएगी आपकी फ्लैश ड्राइव में। देखिए ना पेन ड्राइव वगैरह। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क दिखाया था मैंने उस दिन, उसी की बड़ी बहन बोले तो पहले जो आती थी वो क्या आती थी, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कम थी तो कौन आ गया, देखो इसको हटाकर सीडी डीवीडी आई है, ये ध्यान रखना। परंतु परमानेंट स्टोर के लिए यहाँ पे हार्ड डिस्क यूज करने लगे हम। उसके बाद देखो सीडी डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, एचबीडी, ये सब तो अभी यूज होती नहीं है ज्यादा। इसके बदले में कौन यूज होता है बताओ जरा, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का चलन भी कम हो गया है, बहुत कम। आपके मोबाइल में भी देखे होंगे मेमोरी कार्ड नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 128 जीबी की स्टोरेज होगी तो मेमोरी कार्ड क्यों करोगे। पहले कम की आती थी तो आप 32 जीबी कार्ड लगा लेते थे, आजकल स्टोरेज ही आने लगी ज्यादा। अब स्टोरेज भी ज्यादा आती है, उसकी रीड राइट क्षमता होती है। चलो इनको एक एक करके जानते हैं हम। देखो ये हमारा सीपीयू महोदय, ये असली प्रोसेसिंग कौन करता है, ये। अब बताओ सीपीयू, मान लो रिसेप्शन में कोई नहीं है तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, किसका करेगा बताओ, रिसेप्शनिस्ट का कर देगा, नहीं ना, पेशेंट का करेगा। तो हमारे जो पेशेंट होते हैं बोले तो इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कहाँ होते हैं, मेन मेमोरी में। फिर इसके पास से एक बीच में एक और व्यक्ति लगा होता है, कंपाउंडर देखे होंगे, तो वो एक एक करके इंस्ट्रक्शन कहाँ ले जाता है, सीपीयू को सौंपता है। सीपीयू उसका ट्रीटमेंट करता है, बोले तो प्रोसेसिंग करता है, वापस मेन मेमोरी में जाता है। अब यहाँ से आपकी मर्जी कि आप स्टोर करना चाह रहे हो या आउटपुट दिखाना चाह रहे हो, मॉनिटर में दिख जाएगा, प्रिंटर में दिख जाएगा, उस बात की प्रोसेस। तो कैश मेमोरी को आप पूछेंगे तो कैश मेमोरी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में ब्रिज का काम करती है। ब्रिज मतलब समझ रहे हैं, दो तरफ को जोड़ने का काम कौन करता है, ब्रिज करता है। जैसे नदी है तो इधर का किनारा उधर का किनारे को जोड़ना क्या करेंगे अपन, ब्रिज, पुल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो ऐसे मेन मेमोरी से डाटा डायरेक्ट सीपीयू को जाता है कि फिर कौन ले जाता है, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है आपकी, ब्रिज है। और सेकेंडरी मेमोरी ब्रिज नहीं है, ये तो भाई डाटा स्टोर करती परमानेंट। रैम को दो मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैंने एस रैम बताया था आपको, डी रैम अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। और रोम में कितनी कैटेगरी है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, है ना। डबल ईपी ऐसे बोल दो, ई ऐसे करेंगे तो ऐसे में चढ़ा रहे समझो, तो क्या बोल दो उसको, डबल ईपी। यहाँ ईपी रोम बोल दे रहे, नॉर्मल है। चलो यहाँ देखो जो डी रैम होती है, डी रैम बोले तो ये डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। DDR1 बोले तो कुछ नहीं है, मतलब 1, DDR2, DDR3, DDR4, अभी 5 भी आ गई है। तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। अभी वर्तमान में ज्यादातर इसका यूज होता है, 5 का उपयोग जो होता है, मतलब लेटेस्ट वाले जो कंप्यूटर उसमें 5 का उपयोग होता है, ठीक है। DDR5 उसकी स्पीड काफी तेज है। तो ये DDR4 जो है, अब DDR का मतलब क्या होगा बता, डबल डेटा रेट, ठीक है, डबल डेटा रेट 3, 4। पुराने कंप्यूटर जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं DDR3 यूज कर रहे होंगे, लैपटॉप अभी जो चल रहा है उसमें DDR4 है और 5 भी आ गई है। इसके अलावा देखो अभी हमने बात कर रहे थे सीपीयू में कौन ब्रिज का काम करता है, कैश, कहां से डाटा ले जा रहा है वो, रैम से। और परमानेंट स्टोर करने के लिए कौन लगा यहाँ पे, हार्ड डिस्क। और अलग से अगर लेना हमको डाटा तो हमको सीडी लगा के लेना होता है, पेन ड्राइव या टेप ड्राइव। ये ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब ऐसे समझ लो ये कंप्यूटर में हमेशा कनेक्ट नहीं रहते, पेन ड्राइव लगा के रखते हैं हमेशा, क्या आप बताओ, जब डाटा की जरूरत है तब लगाए, फट से निकाले और निकल लिए। पर हार्ड डिस्क आप लगाते निकालते नहीं है, लगी होती है। तो जो परमानेंट लगी होती है उसे क्या बोल देते हैं, ऑनलाइन। और जो हम जरूरत के लिए लगाते हैं और निकालते हैं उसे क्या बोल देते हैं, ऑफलाइन, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी समझ जाओ, जो कंप्यूटर में करंट में वर्किंग को स्टोर करती है, प्रोसेस जो भी है उसको स्टोर करने का काम कौन करती है, प्राइमरी मेमोरी। दो कैटेगरी में होती कौन कौन सी, एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। अब बताओ यहाँ पे डायनेमिक रैम की बात करें
अब देखो डायनेमिक रैम को ऐसे समझो आप, जैसे उदाहरण के लिए उसका दिमाग थोड़ी थोड़ी देर में खराब हो जाता है, ऐसा मान लो, तो थोड़ी थोड़ी देर में बाहर जाएगी, चाय पिएगी, चाय पीते क्या हो जाते रिफ्रेश होते कि नहीं होते। ऐसे यहाँ पे इसको भी एनर्जी कम हो जाती है, तो बार बार विद्युत आवेशित करना होता है। विद्युत आवेश करने का मतलब जैसे हमने थोड़ा झटका दिए तो थोड़ी देर काम कर ली, फिर झटका दिए तो काम कर ली। अब हर बार झटका देने पे पुराना डाटा हटा दे रही है, तो दिक्कत है नहीं, मतलब बार बार रिफ्रेश हो भी रही है, बार बार विद्युत आवेशित करने की जरूरत पड़ रही है, और पुराने डाटा को क्या कर रही है, हटा दे रही है। अब इस हिसाब से बताओ, एक व्यक्ति रेगुलर 8 घंटे में एक ही बार रिफ्रेश होता है और काम करता है, उसकी कार्य क्षमता, दूसरा 8 घंटे में 8 बार रिफ्रेश होते हो और आपकी कार्य क्षमता ज्यादा किसकी होगी, बताओ। आप बार बार बाहर गए, घूमे फिरे, रिफ्रेश हुए, वापस आए, 8 घंटे में 8 बार गए, पर एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार गया, तो ज्यादा कार्य क्षमता किसकी होगी, एक बार वाले की। आप तो बार बार जाकर टाइम वेस्ट कर दिए ना, मतलब आपके 2-3 घंटे वैसे ही चले गए। तो ऐसे ही इसकी रिफ्रेश करने की जो क्षमता होती है ज्यादा होती है, तो बार बार रिफ्रेश करेगा तो डाटा को निपटा देगा, पीछे वाला हटा देगा, तो इसकी कार्य क्षमता कैसी होगी, कम, बोले तो स्पीड कम होगी। परंतु इसके बदले में एक स्टैटिक रैम होती है जो रिफ्रेश कम होती है, रिफ्रेश कम होगी तो कार्य क्षमता ज्यादा होगी कि नहीं होगी, मतलब स्पीड ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ, ये स्टैटिक रैम महंगी आएगी कि डी रैम महंगी आएगी, स्टैटिक रैम। मान लो एक ऐसे व्यक्ति को बोला लिए 5,000 में काम कर ले, बार बार रिफ्रेश हो रहा है, और एक व्यक्ति का अपन ने बोला है 10,000 में काम करने के लिए, तो वो कैसा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। तो आपका डी रैम जो है सस्ती आती है और एस रैम कैसी आती है, महंगी आती है। वर्तमान में जो हमारे मोबाइल में लगी होती है वो किस कैटेगरी की है, डायनेमिक रैम की, ठीक है। स्टैटिक रैम नहीं होती, स्टैटिक रैम कैश होती है, और कैश जरा सी कैश बहुत महंगी आती है, ठीक है। मान लो 18 MB की कैश आ रही है, बहुत महंगी रहती है। जैसे कोई लैपटॉप खरीदने जाते हैं आप, चलो मैं देखता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ चलते, मान लो हम डेल लैपटॉप खरीदते हैं, ठीक है, यहाँ से हम उदाहरण के लिए कोई भी डेल के लैपटॉप, और डेल की साइट में चलते हैं डायरेक्ट। देखो यहाँ ध्यान से देखो, 13 जनरेशन का इंटेल कोर i3 है, इसका मॉडल नंबर जो भी है, और यहाँ देखो आपका इतना महंगा, मान लो हमने ले लिया कितने का, 41-42 हजार का, इतने में सिर्फ यहाँ मेमोरी देखते, मेमोरी देखो 8 GB मिल रही है आपको, मिल रही रैम, और जो कैश है वो कितनी मिल रही, ध्यान से देखना यहाँ पे मात्र, क्या गरीबी है, मतलब उसकी कीमत इसके बराबर है, मान लो, समझ गए। तो वो स्टैटिक रैम है, ये क्या है, स्टैटिक रैम, और ये कैसी है, डायनेमिक रैम। अब सिंपल सी बात है, ये ज्यादा कैपेसिटी की कम पैसे में आ गई, और ये कम कैपेसिटी की ज्यादा पैसे में आ गई, ठीक है। और एक और कोर भी होते हैं, देखो एक कोर होते हैं, मिनिमम 8 कोर होना चाहिए, पर ये लैपटॉप हमारा बहुत सस्ता है भाई, 5 कोर दे दिया बहुत है, ठीक है। जैसे अपन थोड़ा महंगा वाला लेते हैं, डेल लैपटॉप i7 देखते हैं अपन, ठीक है, i7 13 जनरेशन लेना होगा, थोड़ा देख लिया करो, है ना, ऐसे करके। अब पता नहीं रहता तो यूट्यूब में देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी। यहाँ देखो, यहाँ 10 की जगह 12 हुआ, देखो कितना महंगा लैपटॉप है, देखो 2 MB बढ़ा सिर्फ, और कोर देखो, कोर हो गए 10, मतलब ठीक ठाक है। थ्रेड भी मायने रखती, थ्रेड प्रोसेस का एक प्रकार होती है, अब ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे अपन। और देखो यहाँ पे जो कंप्यूटर हमारे उसको गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, तो पता है आपको, टर्बो का मतलब हो जाता है सुपर फास्ट, टर्बो इंजन देखे होंगे, टर्बो इंजन मतलब भग भगा भागने वाला, और 2.4 की जगह यहाँ 5 पॉइंट हो गए, इसका मतलब थोड़ा तेज है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये जो चीजें देखना पड़ता है, कि जो हमारी कैश होती है 18 MB होना चाहिए लगभग लगभग, मेरे लैपटॉप में 18 MB है, 18 MB मतलब काफी ज्यादा अच्छा है इससे, ठीक है। और थ्रेड मेरे में 14 थ्रेड है शायद, नहीं ये कोर 14 है, 15-18 वाले भी थे, पर मिनिमम 12 थ्रेड बहुत होते हैं। चलो आगे चलें, अपन अपने टॉपिक पर चलें। स्टैटिक रैम समझ गए आप, स्टैटिक रैम बोले तो कैश के लिए उपयोग होती है और महंगी आती है, और डायनेमिक रैम रैम के लिए उपयोग होती है और जो सस्ती आती है। अब ऐसा मत बोलना सस्ती आती, स्टैटिक रैम की तुलना में सस्ती आती है, ऐसी सस्ती नहीं आती। जैसे माइक्रो कंप्यूटर को अपन ने सस्ता बोले, ये दोनों में आप अंतर पढ़ लेना, है ना, PDF में दिया है, तो इसकी तुलना में ये फास्ट होती है, कम होती है, जो भी चीजें लिखी नॉर्मल, ये पेपर में लिखने का काम आएगा। अब वर्चुअल रैम बताया था मैंने, वर्चुअल रैम कोई रैम नहीं होती है, उधारी खाता वाली, समझ गया कैसे। यहाँ देखो हार्ड डिस्क दिख रही है आपको, SSD जो स्टोरेज है सेकेंडरी, तो ये वर्चुअल रैम कोई रैम नहीं है, वो हार्ड डिस्क का उधार लिया गया भाग है। मान लो अपन ने 4 GB रैम ले लिए, 4 GB स्पेस उससे ले लिए और बोल दिया हाँ ले। जैसे उदाहरण के लिए आपको, आपके पास में 10,000 है और आपको पैसे लेना, मतलब किसी से कोई चीज लेना 20,000 की, तो आपने क्या बोले, मम्मी पापा से गए, हाँ मैं मम्मी से लेके दे दूंगा,
तो आपने 10,000 लिए और दे दिए, आपके पैसे थे क्या? तो वो जो पैसे आपके नहीं थे, देखो 10,000 आपके थे ये पता है, पर 10,000 कहां से लाए अपने? उधारी में। तो उधारी में लाए, काम तो करा ना, तो वो कैसा है? वर्चुअल है, वर्चुअल पैसे आपके नहीं है, लाकर आपने काम चलाया है। ऐसे ही सीपीयू को लग रहा है मान लो 8 GB में काम नहीं हो रहा, 8 और चाहिए, तो क्या करता कंप्यूटर? ले भाई हार्ड डिस्क का कुछ स्पेस ले ले और उसको वर्चुअल मेमोरी ग्रुप में उपयोग कर ले। तो इसके पास कितने हो गया? 16। तो हमेशा 16 रखे रखेगा, वापस कर देगा? वापस कर देगा भाई, नॉर्मल तो उसके पास 8 ही है ना, पर उसको वापस कर देगा, तो वो चला गया हार्ड डिस्क के पास। तो वर्चुअल मेमोरी आपकी वर्किंग टाइप में कभी जरूरत पड़ती है तब, लड़खड़ाते समय, मान लो आप लड़खाने लगे तो हेल्प करते कि नहीं, कि उतनी ताकत थी आपके पास। जैसे मान लो कहीं गिरने लगे तो कोई व्यक्ति आपको बचा लेता है, तो वो वर्चुअल हेल्प है, वर्चुअल ताकत बोल दो, हेल्प तो वाला हेल्प ही है। चलो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी नाम से स्पष्ट है, जो जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। मतलब एक बार राइट हो गए, दोबारा आप उसको पढ़, मतलब उसमें वो नहीं कर सकते। इसका मतलब आप बोल दो परमानेंट मेमोरी को हम क्या बोल देते हैं? रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें 3 कैटेगरी आ गई, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ठीक है। अब देखो पी रोम बोले तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बोले तो रीड ओनली मेमोरी तो आपको पता चल गई कंप्लीट, परंतु सामने जो पी लगा उसका मतलब क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें एक बार डाटा स्टोर हो जाता है तो इसे मिटाया नहीं जा सकता, समझ गए। दूसरा देखो डबल, मतलब यहाँ पे ई और पी लगा, तो रोम का मतलब तो आप समझ जाओ, ईपी का मतलब बस समझो। यहाँ देखो इरेजेबल और प्रोग्रामेबल, बाकी चीज कॉमन है, रोम बोल दो या रीड ओनली बोल दो। तो इसमें डाटा स्टोर तो किया जाता है, पर कैसे हटा सकते हैं बताओ जरा? पराबैंगनी किरणों के माध्यम से डाटा को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं अपन? डबल ईपी रोम। तो डबल ईपी रोम बोले तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इरेजेबल नहीं लिखा यहाँ पे, हाँ चलो ठीक, आप लगा लेना। मतलब ये इरेजेबल के सामने क्या लगाना? सिर्फ इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। बाकी चीजें तो सेम है, यहाँ पे इरेजेबल गायब है, मतलब इस इरेजेबल को लाके यहाँ छोड़ दो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली, देखो नाम ही आ गया इलेक्ट्रिकल, बोले तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से हटाया जा सकता है और फिर से राइट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ईपी रोम में भी हटाया जा सकता है और डबल ईपी रोम में भी, पर पी रोम में हटाया जा सकता है नहीं, बोल गया है साफ साफ, देखो स्टोर कर दिए तो हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो है रोम के प्रकार है। इसके बाद देखेंगे अपन कौन सा? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी मैंने बताया लॉन्ग टर्म मेमोरी को ही क्या बोलते हैं अपन। जैसे आप देखोगे यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा को परमानेंट स्टोर करती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमको पढ़ना होता है हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क के बदले में अभी जगह ले रही है सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव थोड़ी सी महंगी आती है, जितने में ये 1 TB आ जाएगी उतने में 500 GB आएगी। मान लो 3500, 3600 या 4000 में क्या आ रही है? 1 TB बोले तो 1000 GB, तो ये मुश्किल से 500 MB आएगी, ठीक है, बहुत महंगी होती है। अब महंगी भी किस हिसाब से होगी? मान लो कोई तेज गति से काम कर रहा है, ला रहा ले जा रहा है, तो उसकी कीमत क्या होगी? ज्यादा। जैसे मैंने बताया था ना अभी, बार बार बाहर जा रहा है व्यक्ति, तो उसकी कीमत कैसी होगी? कम। उसको बोल देंगे तू काम ही क्या करता है, तेरे को 5 मिल रहा है बहुत है। और 10 वाला व्यक्ति 12 भी मांगेगा तो क्या बोलेंगे? ठीक है भाई ले ले, तू काम भी करता है, बोलेंगे कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पे इसकी कीमत भी स्पीड के हिसाब से तय की जाती है। पेन ड्राइव होती है, एचडी कार्ड, डी सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क है, टेप ड्राइव, ये सब किस कैटेगरी में आएगी बताओ जरा? मतलब लाइट जाने के बाद भी डाटा जिनमें स्टोर रहता है, लाइट चली जाए डाटा स्टोर है, परंतु रैम में डाटा कब तक रहता है? लाइट रहते तक। जैसे मान लो आप चल रहे हो और तुरंत आपको एक थप्पड़ मार के बेहोश कर दिया जाए, तो आपकी करंट मेमोरी तो बंद हो जाएगी ना, पर उठ के देखोगे किसने मारा था, है ना, मतलब स्टोर हो गया था, पर करंट का चल रहा था क्या, कहाँ क्या हो रहा है, बेहोश हो गए, क्या एक्टिविटी हो रही है हमको नहीं पता। मतलब करंट मेमोरी हम देख रहे हैं या जिंदा है तब तक है, और अगर अपन बेहोश हो गए तो क्या होगा? सिर्फ परमानेंट मेमोरी में स्टोर है। कई कई परमानेंट मेमोरी कब भूल जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, क्या हूं मैं, कौन हूं, कहाँ हूं, मेरा नाम क्या है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मूवी में देखे होंगे आपने, रियल लाइफ में देखे नहीं किसी की मेमोरी गई हो? नहीं, अपने इधर नहीं होता, इतना इतना खतरनाक नहीं होता। तो हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार दिखती है आपको, देखो मैंने वो दिखाया था आपको, उसके अंदर ऐसी प्लेटर्स होती है डीवीडी के फॉर्म में। तो ये प्लेटर्स की संख्या डिफाइन करती है कि स्टोरेज क्षमता क्या है, 1 TB है, 2 TB है। और ये होती है आपकी एसएसडी, जो चिप के फॉर्म में होती है, सेमीकंडक्टर। अब बताओ मुझे तेज कौन काम करेगी? इसमें डाटा घूम भी नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, रोटेशन भी नहीं, सीधे लगाए और डाटा काम कर दिया, और यहाँ घूमेगी, तो बताओ धीरे कौन काम करेगा? हार्ड डिस्क।
और फास्ट कौन काम करेगा? एसएसडी। तो महंगी भी कौन सी आएगी और सस्ती कौन सी आएगी? अभी वर्तमान में डिमांड किसकी ज्यादा? इसकी। जितने भी एप्लीकेशन आ गए उनको चाहिए फास्ट रीड राइट, तो कौन काम कर रही है? एसएसडी। तो एसएसडी देखो, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम में लिखना हो तो। ये जो लिखे ना अपन, ये देखो, ये इसी को अगर खोल के देखे तो इसके अंदर देखो 1 प्लेटर, 2 प्लेटर, 3 प्लेटर। और प्लेटर में कैसे होते हैं? आप ग्राउंड गए कि नहीं दौड़ने के लिए कभी? कहाँ दौड़ते? कहीं से झिकझक झिकझक दौड़ते कि कहाँ दौड़ते? हाँ, कहाँ? ट्रैक पे दौड़ते। क्या बोलते हैं उसे? ट्रैक पे। आप कभी ट्रेनिंग कराने वाले देखेंगे स्प्रिंट मरवाते हैं। वो स्प्रिंट का मतलब समझते कि नहीं? तेज वाली सुपर फास्ट दौड़। जैसे आपने हुसैन बोल्ट को देखे होंगे तो 100 मीटर में वो गोल्ड लाता था। 100 मीटर का मतलब समझ रहे? यहां से लेके अपने बेलपाती झाड़ के आगे जाओ गेट तक, मान लो इतनी दूर कितना तेज भाग सकते हैं आप। तो वो एक ट्रैक होता था कि कुछ आधे बीच का होता, थोड़ा सा 400 मीटर का मान लो ट्रैक और 100 मीटर हमको दौड़ना है, तो वो ट्रैक थोड़ी होगा, एक सेक्टर होगा। क्या होगा? 100 मीटर का। तो ऐसे यहां देखो, जब डाटा रीड राइट होता है तो ऐसे ट्रैक और सेक्टर में होता है। ये गोल राउंड क्या हो गया आपका? ट्रैक। और ट्रैक में देखो ये छोटे छोटे भाग बने, देखो ये बने ही नहीं बने, इनको सेक्टर बोलेंगे। मान लो यहाँ 5-5 मीटर के बना दिए उन्होंने, अपन 100 मीटर का बनाते। तो ये छोटे छोटे भाग, इन दोनों से मिलकर ही क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। मान लो उदाहरण के लिए ट्रैक सेक्टर बिगड़ जाए तो बैट सेक्टर आ जाते हैं, सुने होंगे बैट सेक्टर। तो बैट सेक्टर अगर डाटा स्टोर होगा क्या? नहीं होगा। फिर से उसको क्या करना पड़ता है? फॉर्मेट करते कि नहीं करते? और आप फॉर्मेट करने को डिलीट करने का नाम देते हैं। मोबाइल फॉर्मेट कर दो कहते हैं। मोबाइल धीरे चलता है कि नहीं चलता? तो क्या बोलते हैं आप? मोबाइल को फॉर्मेट कर दो। तो मोबाइल को फॉर्मेट करने का मतलब डिलीट नहीं होता। मोबाइल को फॉर्मेट करने का मतलब हो जाता है ट्रैक और सेक्टर को व्यवस्थित करना, बोले तो सजाना उसको, तभी तो डाटा स्टोर होगा। मान लो आपने पंडाल लगाए नहीं है, कुर्सी टेबल लगाए नहीं है, बोले मेहमान को आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। आएंगे क्या? कोई व्यवस्था ही नहीं है, कहाँ बैठेंगे? दरी भी बिछा देते नहीं ना। तो पहले क्या करना पड़ता है? व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी को लाके स्टोर करोगे। स्टोर बोले तो बैठाओगे। तो ऐसे डाटा भी जब स्टोर होता है तो बोलता है ना कि भाई हमारे लिए क्या व्यवस्था है, तो वो बोलता है ट्रैक और सेक्टर सही जमे हैं तभी हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। डाटा स्टोर ही नहीं होता। और ये जो खड़ा है ये इसको बोलते हैं आर्म असेंबली। जो देखो ये काला वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं रीड राइट हेड। जितनी डिस्क लगी रहेगी उतने रीड राइट हेड। डीवीडी देखिए आपने, डीवीडी प्लेयर, उसमें अंदर खोल के देखेंगे तो लेंस लगा होता है यहाँ पे, जो डीवीडी को रीड करता था। किसी का लेंस खराब हो जाए तो डीवीडी चलती ही नहीं थी, मतलब अटकती थी। तो ये इसमें बहुत सारे होते हैं। हार्ड डिस्क के बारे में आप पढ़ लेना। इसकी गति को मापा जाता है आरपीएम से। देखो आरपीएम बोले तो रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने बार घूम रही है। तो मान लो 5400 घूम रही तो कम स्पीड है, 7200 घूम रही तो अब देखो कितना खतरनाक घूम रही है, 1 मिनट में 5400 बार घूम रही है, सोचो। और 7200 तो और ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे इसकी जो रोटेशन है बोले तो आरपीएम है, उसके आधार पर इसकी कीमत तय होती है। जो ज्यादा तेज घूमेगी उसकी जो गति, मतलब जो गति है वो भी ज्यादा होगी, और दूसरी चीज उसकी कीमत भी ज्यादा। हालांकि हार्ड डिस्क तो अब कम ही आने लगी है। इसकी संरचना और वो देखोगे आप तो इसके बारे में पढ़ लेना। ऐसे सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ये डायग्राम जरूर बनाना अगर एग्जाम में आया तो। ये इसको बना दोगे और थोड़ा बहुत लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर ये नहीं बनाओगे और कितने अच्छा लिखोगे तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये दिखाओगे आप उसको समझ जाएगा पढ़ के आया है, मतलब लिखना नहीं देखेगा। ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, चिप लेवल की होती है। इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे साटा एसएसडी होती है, एम साटा, M.2, SSHD होती है, NVMe। अभी NVMe आपकी ज्यादा जो है पावरफुल है। ठीक है। ये अलग अलग उसके प्रकार है। और देख लेते कुछ, यहाँ पे आप अंतर देख लेना। ये दोनों अंतर, SSD न्यू टेक्नोलॉजी बोले तभी हम जो स्टोर करते हैं, और ये पुरानी, इसमें प्लेटर्स होती है और इसमें क्या होती है? चिप होती है। दोनों में अंतर पढ़ लेना। उसके बाद मैग्नेटिक टेप देखो, देखे होंगे आपने। ये रील देखो, रील लपटी हुई है। एक एसिड भी देखे होंगे, है ना, सुने कि नहीं? छोटा सा वो आता था पहले टेप, उसमें फंसाते थे। और अभी तक जो मशीन आती थी बड़ी बड़ी, जो कहीं मंदिर में कार्यक्रम होता था, कहीं भी होता था, कैसेट फंसा देते थे और बजते रहे। ठीक है। फिर डीवीडी आ गई, उसकी जगह किसने ले ली? डीवीडी ने। और डीवीडी के बाद अब आ गई पेन ड्राइव। वो पेन ड्राइव भी खत्म कर दी, अब सीधे ओके गूगल बोलते हैं और गाना सुनते हैं। बोलते हैं वो गलत है, डाउनलोड कर लेना चाहिए। फिर वो ओके गूगल बोलते हैं और उसमें गाना भी बोलते हैं। वो फिर गूगल आंटी बोल के बताती है आप ये गाना सर्च कर रहा है। बोले कितनी बेइज्जती होती, पता मतलब लोग बाग आप टाइप भी नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े दिन बाद उंगली खत्म हो जाएगी आपकी, मतलब जो बोलता है
उंगली गायब हो जाएगी। जैसे पूंछ का उपयोग नहीं था, पूंछ गायब हो गई कि नहीं, वैसे कैसे गायब हो जाएगी, ऐसे ऐसे रहोगे आप, ऐसे प्लेन प्लेन, ये कहाँ फंसे अंसे लगे, प्लेन प्लेन रहोगे, है ना। किसी घूसा मारना तो अच्छा लगेगा भी, वो ऐसे मारते तो गलती कि नहीं, तो उंगली गायब हो जाएगी तो अच्छा लगेगा कि नहीं हाथ। हाँ, तो टाइप किया करो, तो बोला मत करो। बोलने का उपयोग जो है, ठीक है भाई, बोलने का समय के लिए है, ऐसा थोड़ी हमेशा ही बोलते रहते हैं। ये देखो रील है, ये टेप है, टेप मतलब समझते हैं लपेटने वाला, ऐसे ये मैग्नेटिक वाला टेप था, इसमें डाटा स्टोर होता था। इसके अलावा ये फ्लॉपी है, फ्लॉपी का स्ट्रक्चर ध्यान में रख लो, जैसे सीडी रहती वैसे ही, और इसको एक पैकेट, ये देखो जैकेट में पैक किया जाता है, जैसे आपको ठंडी लगती है जैकेट पहन लेते हैं, वैसे ये खुली वाली कैसेट को ठंडी लगेगी क्या पहनेगी वो, जैकेट। तो ये जैकेट जो है रीड राइट हेड होते थे, यूजर लेबल, बहुत सारी चीज, बहुत कम डाटा स्टोर करती थी, इसलिए उसका यूज नहीं होता। उसके बाद ये सीडी आ गई, सीडी को ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है, ध्यान रखना। सीडी के अलग अलग प्रकार है, यहां देख लो। आप सीडी की कैपेसिटी कम थी, तो उसके बदले में क्या आ गई आपकी, अच्छा सीडी का फुल फॉर्म क्या है नहीं बताओगे, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों में कोई बोल सकते हैं, दोनों में अंतर पढ़ लेना यहाँ पे, उनके दोनों के जो है प्रकार है, एक बार पढ़ लोगे समझ में जाएगा। पहले फ्लॉपी डिस्क की जगह किसने ली, सीडी ने, सीडी की जगह किसने ली, डीवीडी ने, डीवीडी की जगह किसने ली, ब्लू-रे डिस्क ने। हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोर करना है, मूवी स्टोर करना है, तो किसका उपयोग करते हैं अपन, ब्लू-रे डिस्क का। और एक और आई थी जिसका नाम है एचबीडी, एचबीडी बोले तो होलोग्राफिक वीडियो वर्सेटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क, ये चलन में थी, परंतु ये जो कंपनी है वो दिवालिया हो गई। दिवालिया मतलब समझते हैं कि नहीं, अपनी क्षमता से ज्यादा कर्जा ले लेते हैं तो दिवालिया हो जाते हैं। ठीक है, मान लो हमने ले लिया, हमारी संपत्ति है 1 करोड़ की और हमारा कर्जा हो गया कितने का, 4 करोड़ का, तो हम हाथ खड़े कर दी, भाई हमारे पास संपत्ति नहीं, 1 करोड़ लेना तो ले लो, हमारे पास कुछ नहीं, तो कोर्ट उसको बोल देता है परेशान कोई नहीं करेगा, वो दिवालिया है। फ्लैश ड्राइव मतलब समझते हैं कि नहीं, पेन ड्राइव, ठीक है। सबसे ज्यादा चलने वाली कंपनी सैनडिस्क है, स्कैन डिस्क मत बोल देना उसको, सैनडिस्क है वो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना। साथ ही आपका मेमोरी कार्ड आया, मेमोरी कार्ड ये किस में यूज होता है पता है किसी किसी को, कैमरे में, और आप क्या यूज करते हो, ये वाला पिद्दा करते हैं, हालांकि अब नहीं करते होंगे, ये बीच वाला है जो नोकिया के फोन में यूज होता था, और ये बड़ा वाला है। अगर मान लो आपको इस कार्ड को कैमरे में फंसाना तो क्या जरूरत पड़ेगी, एडाप्टर की, इस प्रकार का खाली वाला एडाप्टर भी आता है, गति वगैरह है। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा है डिस्क्रिप्शन जो अपन ने पढ़े हैं, और एक सेकेंडरी मेमोरी, तो इस प्रकार अपनी मेमोरी खत्म हो जाती है। अब अगला जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना है कौन सा, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।